अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। नाज़रीन, अमरीका ईरान एटमी मुज़ाकरात के आखिरी सेशन से 2 रोज़ कबल ईरान पर इसराइली हमला निहायत मायने ख़ेज़ है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमरीका और ईरान किसी ऐसी एटमी डील के करीब थे जो इसराइल को कबूल नहीं थी? क्या इसराइल सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है? क्या ईरान वाकई एटमी बम बनाने के करीब पहुंच चुका है? और क्या इसराइल ईरान की एटमी सलाहियत को ख़त्म करके मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन हमेशा अपने हक में रखना चाहता है? इस मामले को समझने के लिए जौहरी निगरानी के आलमी इदारे की हालिया रिपोर्ट का हवाला भी ज़रूरी है। आलमी जौहरी इदारे ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजोदगी की सलाहियत 60% तक बढ़ा ली है, जो जौहरी हथियारों की तैयारी के लिए दरकार 90% अफजूदगी से एक कदम के फासले पर है। आलमी इदारे की रिपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए ओमान में मुज़ाकरात का आगाज़ किया। अमरीका ईरान डायलॉग के पहले 5 सेशन किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ही ख़त्म हो गए, जबकि आखिरी सेशन से पहले सदर ट्रंप ने दुनिया को ईरान पर हमले के हवाले से इसराइली तैयारियों से आगाह किया। जुमे की शब इसराइल ने ईरान के स्ट्रेटेजिक असासों यानी एटमी तनसीबात और एटमी साइंसदानों को टारगेट किया। इसराइली हमले में ईरानी फौज की टॉप लीडरशिप समेत ईरानी शहरियों की बड़ी तादाद भी शहीद हुई। ईरान ने जवाबी हमले में इसराइल पर 200 के करीब मिसाइल बरसाए। तेल अवीव में एटमी मरकज़ को भी निशाना बनाया गया। आज ईरान इसराइल जंग का 3रा रोज़ है और गुज़श्ता रोज़ तक हमले भी जारी रहे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचने का खदशा बढ़ चुका है और तनाज़े का अंजाम किसी तबाही पर होगा या कामयाब सिफारतकारी दरमियान में रास्ता निकाल पाएगी। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एटम बम बनाने के करीब पहुंचे ईरान पर इसराइल का हमला क्या मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन तवील अरसे तक अपने हक में रखने की इसराइली ख्वाहिश का इजहार है? देखिए, डेफिनेटली एक रेस लगी हुई है मिडल ईस्ट में और वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से कि वेस्टर्न वर्ल्ड की कोशिश है कि ईरान को वो लाइन ना क्रॉस करने दी जाए जिसमें कि वो एक न्यूक्लियर पावर बन जाए, और ईरान की कोशिश है कि टाइम गेन किया जाए और उस टाइम में वो ये लाइन क्रॉस करे। अब इस रेस में टॉक्स चल रही थी, उन टॉक्स में जो कुछ वो अचीव कर सके उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। इमीडिएट एक्शन चाहिए था तो वो इन स्ट्राइक्स के लिए गए हैं। डेफिनेटली इजराइल की ये कोशिश है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल नेतन्याहू ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हमसे गलती हुई कि पाकिस्तान को हमने ये न्यूक्लियर ताकत पावर बनने का मौका दिया या उसे अलाउ किया, लेकिन हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। सो ये तवाज़ुन जो है वो अपनी फेवर में करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। अच्छा सर, एक ऐसे वक्त में जब अमरीका ईरान एटमी मुज़ाकरात का आखिरी दौर बाकी था और तेहरान को किसी नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद भी थी, इसराइली हमला सदर ट्रंप की एटमी डील को सबूताज करने के लिए भी तो हो सकता है। देखिए, इन हमलों से कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि ईरानियंस ने क्लेम किया कि उन्होंने न्यूक्लियर जो डॉक्यूमेंट्स है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, वो एक्सट्रीकेट किए इजराइल से, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। लाइक ये है कि IAEA के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट के बारे इन्फॉर्मेशन इजराइल को दे रहे थे ताकि इजराइल उनको टारगेट कर सके। तो ईरान ने ये कहा था कि इस वक्त दोनों के दोनों पैनिक में है, दैट इज US एंड इजराइल, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो जंग है, ये इसकी प्रेसिपिटेशन इस प्रोबेबली इस इंसिडेंट से हुई है। जो टॉक्स है उससे इनको बहुत ज़्यादा होप नहीं थी, बिकॉज ईरान जो है वो इनरिचमेंट का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सो ये वजह है जिसकी वजह से ये जो है इजराइल ने ये एक्शन लिया है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इजराइल जिसको वेस्ट ने क्रिएट किया था एज अ ग्लोबल बुली, वो अभी एक रोग स्टेट बन चुकी है। इजराइल जो है वो अभी वेस्ट की भी नहीं सुन रहा जो कि उसके क्रिएटर्स थे, और इजराइल जो अपनी हरदर्मी और उसके रास्ते पे चल रहा है। सो मैं ये समझता हूँ कि इजराइल के एक्शन ने पूरे खित्ते को खतरे में डाला है, और अगर ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक किया जाता है ईरान की तरफ से, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत फार रीचिंग होंगे। अच्छा सर, अमरीका ने बज़ाहिर इसराइली हमले से लाताल्लुकी का इजहार किया है, लेकिन बैनुल अक़वामी सिफारती प्लेटफॉर्म पर ज़रा निचली आवाज़ में हमले को अमरीका की जानिब से ईरान को प्रेशर में लेने की टैक्टिक भी कहा जा रहा है। आप इससे इत्तफाक करेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। देखें, अमेरिका का कहना जो है वो सफिशिएंट नहीं है। ये हो नहीं सकता कि अमेरिका की इंश्योरेंस पॉलिसी के बगैर इजराइल जो है वो इतना बड़ा एक्शन ले। तो इजराइल को एक इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए
और वो सारी अमेरिका की तरफ से आ रही है कि अगर इजराइल को कुछ सेटबैक होते हैं तो अमेरिका जो है वो किसी सूरत में इससे अलग नहीं रहेगा। अभी भी अमेरिका की पूरी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अमेरिका ये स्टेटमेंट इसलिए दे रहा है कि जो ईरान बार बार कह रहा है कि वो अमेरिकन बेसिस पे अटैक करेगा, उस लिमिट पे ईरान जो है वो ना जाए। वेयर एज कोई शक नहीं है कि हर तरह की सपोर्ट जो है वो इजराइल को अमेरिका से मिल रही है। अच्छा जनरल साहब, आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट बता रही है कि ईरान एटमी सलाहियत से एक कदम की दूरी पर है। एक एटमी ईरान पर अरब दुनिया को भी तो खदशात हो सकते हैं। डेफिनेटली देखें, ईरान जो है वो अरब वर्ल्ड विच इज डिवाइडेड, बुरी तरह से डिवाइडेड है। हमें पता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में एक राइवलरी चल रही है, बड़ी सीरियस राइवलरी चल रही है कि कौन बड़ी पावर है मिडिल ईस्ट में। ईरान अपना क्लेम करता है, सऊदी अरेबिया अपने क्लेम करता है। तो न्यूक्लियर जो ईरान है वो तो मिडिल ईस्ट के लिए भी, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके लिए भी फेवरेबल नहीं है। इजराइल भी इसको अच्छी नज़र से नहीं देखता, और इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है वो बहुत क्लोज है अपनी न्यूक्लियर सलाहियत का इजहार करने में। आजकल सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं किस तरह की भी खबरें हैं कि किसी टाइम पे भी ईरान जो है वो ओवर चला जाए और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दे। और दूसरा ये भी खबरें देख रहे हैं कि बिटवीन 9 and 15 वॉर हेड्स ऑलरेडी ईरान के पास मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा अगर ईरान ने इस तरह की सलाहियत दिखाने में ईरान कामयाब हो गया। अच्छा सर, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान, इसराइल ने सबसे पहले हमेशा इनकी टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया। सफाकाना जंगी हिकमत अमली से इसराइल क्या नताइज अखज़ करना चाहता है? क्या ईरान के खिलाफ उसे मतलूबा मकासद हासिल हुए? देखिए, हमने ये देखना है कि 1979 था जब रेवोल्यूशन आई थी ईरान में। 45 इयर्स गुजर चुके हैं। इन 45 इयर्स में ईरान को आइसोलेट किया गया, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई, ईरान के ऊपर एम्बार्गोज लगाए गए, ईरान से पीस डील्स की कोशिश की गई। उन पीस डील्स के जरिए से ईरान की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन निकाली गई और वो ईरान के एनिमीज को दी गई। इसके अलावा वहां पे इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन की गई। दुनिया की जो बेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपरेट करती रही हैं 45 इयर्स से अगेंस्ट ईरान। तो वहां पे इस तरह की चीजों का होना, उनकी पेनिट्रेशन, वो तो एक कुदरती अमर है। ईरान ने जिस तरीके से रिकवर किया है इस सारे प्रोसेस से, एक सीरीज ऑफ वो जो है टारगेट किलिंग्स होती रही हैं ऑल अलोंग, और अभी भी उनकी सीनियर लीडरशिप को एलिमिनेट किया गया राइट एट द बिगिनिंग। ये जो स्ट्राइक थी ये बहुत क्रिपलिंग लग रही थी, लेकिन ईरान ने ना सिर्फ उससे रिकवर किया बल्कि ईरान ने बहुत एक रीजनेबली अच्छी रिटेलिएशन दी है इजराइल को। समरेश सालिक साहब, नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के बाद इंडियन वजीर आजम को फोन किया और ईरान पर हमले की वजूहात से आगाह किया। ये टेलीफोन कॉल इसराइल इंडिया गठजोड़ को जाहिर करती है। क्या ये गठजोड़ मौजूदा सूरत हाल में अपने मौकिफ के हवाले से पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग नहीं? 100%। मैं तो समझता हूँ कि जो इनका प्लान था ओवरऑल, वो तो ये था कि जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही हो, उनका ये ख्याल नहीं था कि इतना बड़ा इंडिया को सेटबैक मिलेगा जो पाकिस्तान ने दिया। तो उनका ये ख्याल था कि जब ये प्रोसेस शुरू होगा इस स्मोक स्क्रीन के अंदर, वो ईरान के साथ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया, हमने बहुत थोड़े वक्त में एक जो रिजनल पावर बनने की कोशिश कर रहा था इंडिया, उसको नॉकआउट किया। उनके प्लान इस वजह से थोड़े बहुत अपसेट जरूर हुए, लेकिन ये जो इनकी अलायंस है वो तो डेफिनेटली है। हनूद और ये जो है यहूद, ये इकट्ठे हो चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और हमें हर लिहाज से अपना केयरफुल रहना पड़ेगा, अपने गार्ड्स को रेस रखना पड़ेगा। ये कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग जारी है, दोनों मुल्कों की दिफाई ताकत का मवाजना करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वैसे तो अमरीका, मगरबी ताकतों के लाडले इसराइल और कई दहाइयों से आलमी पाबंदियों के शिकार ईरान की अस्करी ताकत का कोई मवाजना नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि हजार हाथ चैलेंजेस के बावजूद ईरान ने हैरान कुन हद तक खुद को एक मुसल्लमा फौजी ताकत के तौर पर मनवाया है, जिसका इजहार इसराइल पर ईरानी मिसाइलों के हमले से बखूबी किया जा सकता है। प्रोग्राम के इस हिस्से में पहले दोनों मुल्कों की फौजी ताकत का मवाजना करेंगे इस रिपोर्ट में। 10 करोड़ आबादी वाले ईरान की बाकायदा फौज 6,10,000 है, जबकि इसराइल की कुल आबादी 1 करोड़ और फौजी नफूस 1,70,000 पर मुश्तमिल है। इसराइल में फौजी तरबियत के लाजमी निज़ाम की वजह से आधी इसराइली आबादी रिजर्व फौजी सिस्टम का हिस्सा है। इसराइल ने 2024 में अपने फौजी बजट में 65% इजाफा किया, जबकि ईरान ने 10% कमी की।
इसराइल अपनी फौज पर 40 अरब डॉलर सालाना खर्च कर रहा है। ईरान के अखराजात 8 अरब डॉलर से कम हैं। इसराइल अपने 66% हथियार अमेरिका और 33% जर्मनी से खरीदता है, जबकि ईरान रूसी असलहे का खरीदार है। ईरान के पास 10,513 टैंक, 6,798 तोपें और 640 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं। इसराइल के पास 400 टैंक, 530 तोपें और 1,190 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। ईरान के 312 लड़ाका तैयारों में 50 साल पुराने अमेरिकी F4 और F5 भी शामिल हैं, जबकि एक स्क्वाड्रन रशियन Su-24 का भी है। इसराइली फजाई बेड़े का असासा 345 लड़ाका तैयारे और 43 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें जदीद F-15, F-16 और F-35 स्टील्थ फाइटर्स शामिल हैं। ईरान 2000 किलोमीटर फासले तक मार करने वाले 12 मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल रखता है। इसराइल के पास 4 मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल मौजूद हैं, जिनमें 6500 किलोमीटर तक मार करने वाले जैरको 3 भी शामिल है। इसराइल को आयरन डोम, डेविड फ्लाइंग और एरो सिस्टम नामी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स की सपोर्ट है, जबकि ईरान के पास मुकामी तैयार करदा अजरखश समेत चीन और रूस से लिए गए मुतादिद मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं। ईरान एटमी बम बनाने की तगदो में है, जबकि इसराइल कई दहाई पहले से एटमी ताकत है। गो के ईरान को अददी लिहाज से इसराइल पर सबकत हासिल है, लेकिन टेक्नोलॉजी के एतबार से इसराइल आगे है। रिपोर्ट आपने देखी, इस पर हम बात करेंगे। रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसराइल से कमतर फौजी कुव्वत के बावजूद हफ्ते की रात जिस तरह ईरान ने तेल अवीव को जवाब दिया, वो दुनिया को हैरान कर गया। इस सूरत हाल पर अब क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईरान और इजराइल ये खित्ते में वो दो मुल्क हैं जिनके पास काबिलियत भी है और ये नीयत भी है कि वो उस काबिलियत को यूज कर सकें। बिल्कुल। पिछले साल भी हमने देखा कि दोनों के दरमियान इस तरह से तबादला हुआ था, ये मिसाइलों का, रॉकेटों का, ड्रोन्स का एक दूसरे पे हमले किए थे। तो उससे ये बात वाज़ेह हो गई कि ईरान जो इतने साल से कहता आया है कि जी मेरी दिफाई कुव्वत है, मेरे पास ताकत है, मैं उसको यूज करूंगा, अपना दिफा करूंगा, वो उसने पिछले साल भी करके दिखाया और इस दफा भी करके दिखाया। और मैं ईरान में क्योंकि रहा हुआ हूं तो मुझे इस चीज का पता है कि उनकी तीनों फोर्सेस बशमूल IRGC के, उनकी भी ये तीनों ब्रांचेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो ये 6 की 6 जो इनकी अफवाज हैं, इनके पास काबिलियत बहुत ज्यादा है, इनके पास ताकत बहुत ज्यादा है और इनके पास वो जज्बा भी है जो वो यूज करना जानते हैं अपने वतन के दिफा की। बेशक। और एक और बात बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ईरान की जो कौम है वो एक, हम जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं कि बैटल हार्डन्ड नेशन है। उन्होंने, आप देखिए, 8 साल इराक से जंग लड़ी, उन्होंने उसके बाद से हर किस्म की सैंक्शन का सामना किया। तो वो जो लोग ये समझ रहे हैं, खास तौर पे इजरायली, के ईरान की आवाम जो है वो अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी होगी। जी जी। तो आपने शायद ये नोट किया होगा कि कल भी जब ईरान ने ये हमला किया है तो उसके बाद लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने जश्न मनाया और अपनी फौज के हक में नारे लगे। ऐसा ही है, अपनी हुकूमत के हक में नारे लगे। तो ईरान में एक चीज बड़ी देखने वाली है कि जिस तरह से अभी हमने इंडिया पाकिस्तान के जो मार्का हुआ था उसमें देखा कि सारी पाकिस्तानी कौम हुकूमत के और फौज के साथ थी, ईरानी भी जब ईरान के ऊपर कोई बात आती है तो वो एक कौम बन जाती है। बेशक। उनके आपस के जरूर डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो सब भुला के उस मुश्किल वक्त में एक कौम बन जाती है। बल्कि ऐसा लग रहा था बुनियानुल मरसूस पार्ट 2 हम वो सिचुएशन देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ये देख रहे हैं, बुनियानुल मरसूस पार्ट 2 देख रहे हैं कि ईरान ने, उनकी हुकूमत ने, फौज ने, कौम ने, मीडिया ने, उसमें इंफॉर्मेशन वॉर, उनकी डिप्लोमेसी ने, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान की सारे अनासिर ने उस मार्के में परफॉर्म किया था, ईरानियंस के भी ये सारी चीजें जो है, सारे अनासिर जो हैं वो इस तरह एक यकजा होकर परफॉर्म कर रहे हैं। सही। अच्छा सर, ईरान दिफाई सनती पैदावार के हवाले से दुनिया में 16वें नंबर पर है। ईरानी हुकाम का ये दावा है कि ईरान ने 900 से ज़्यादा दिफाई हथियारों के निज़ाम मुकामी तौर पर तैयार कर रखे हैं। इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात हैं, क्योंकि आप कह रहे थे आपने ईरान में काफ़ी अरसा भी गुजारा है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं। ईरान देखिए वो मुल्क है जो पिछले कई सालों से किसी ना किसी तरह की सैंक्शंस में मुब्तला रहा है। उसके ऊपर सैंक्शंस रही हैं, उसके ऊपर लिमिटेशंस रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस रही हैं,
लेकिन उसके बावजूद उनकी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो खित्ते के तकरीबन हर मुल्क से ज्यादा है। सुई से लेके बहरी जहाज तक वो अपना खुद बनाते हैं। बिल्कुल। और इस सैंक्शंस की रिजीम के बाद अगर ये इमेजिन करें कि ये उनके ऊपर लिमिटेशंस ना होती, ये उनके ऊपर सैंक्शंस ना होते, तो आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त ईरानी कौम कहाँ होती। तो उनकी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है उसका मैं बिल्कुल आई विटनेस हूँ कि वो हर चीज बनाते हैं अपनी खुद, और वो खुद इन्हिसारी पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। इसीलिए उनके जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं, उनके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ज्यादातर उसमें से उन्होंने खुद बनाए हुए हैं। और जब आप खुद चीज बनाते हैं तो उसमें आप जिद्दत पैदा कर सकते हैं, उसको आप बेहतर कर सकते हैं, और फिर उसको आप बेहतर अंदाज से यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके मिजाज और मूड के हिसाब से बनी होती है। सही। और दुनिया को भी गालिबन इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ईरानी कितने खुद मुख्तार कौम है, इसीलिए इतनी सैंक्शंस भी ईरान पर लगाई गई हैं। अच्छा सर, यहाँ पर ईरानी प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करें तो इसराइल के लिए यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ा थ्रेट है। ऐसे मिसाइल जो इसराइल के खौफ का सबब बने, यकीनी तौर पर ये गैर मामूली बात है। पाबंदियों के बावजूद ईरान के लिए इतना आला पाए का मिसाइल प्रोग्राम तैयार करना कैसे मुमकिन हुआ? जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, सैंक्शंस के बावजूद इतनी खुद मुख्तारी उनके पास है कि वो हर चीज़ अपनी खुद बनाते हैं, लेकिन फिर भी मिसाइल प्रोग्राम तैयार करना ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, उनकी जो ये इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सनअती पैदावार, ये कोई आज की या पिछले चंद दहाइयों की नहीं है। ये शाह के ज़माने से उनके पास ये ताकत मौजूद थी, जिसकी बुनियाद पे वो उस टाइम पे एक रीजनल पावर के तौर पे माने जाते थे जी। उसके बाद फिर रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन आके उनके ऊपर सैंक्शंस लग गई, लेकिन उनकी जो वो कैपेसिटी थी, जो उनके लोगों की काबिलियत थी और जो उनकी सनअती इस्तेदाद थी, उसमें कोई कमी नहीं आई। ये लोग पढ़ते लिखते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं और चीजों को आगे लेके चलने के आदी हैं। इनको पता है कि हमें दुनिया में से कहीं कोई चीज नहीं मिलेगी, तो हमें अपना दिफा खुद करना है, अपना इन्हिसार अपने आप पे करना है। तो ये मैंने वहां पे जज्बा देखा है, जिसकी वजह से ये लोग इस अपनी जो खुद इन्हिसारी है उसको हमेशा से लेके चले हैं। और आप देखिए कि इनके ऊपर कितने कितने मुश्किल वक्त आए हैं, लेकिन इन्होंने कोई दुनिया से हेल्प नहीं मांगी, कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। आज इजराइल के साथ तो अमेरिका खड़ा हुआ है, वो कहता है अगर इजराइल पे अटैक होगा तो मैं उसका डिफेंस करूंगा, लेकिन ईरान के साथ तो कोई नहीं खड़ा। ठीक है, सिफारती सतह पे या सियासी सतह पे लोग उसके साथ हैं क्योंकि उसके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन उसके साथ अस्करी सतह पे तो उसके साथ कोई नहीं है, वो अकेला है। और आप ये देखिए कि वो अकेला किन लोगों से लड़ रहा है, दुनिया की एक सुपर पावर से और एक सुपर पावर के बच्चे से, बिल्कुल, यानी जिसको सुपर पावर की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल। तो असल में तो वो एक सुपर पावर के खिलाफ जंग लड़ रहा है। और ऐसा नक्शा आपको मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त दुनिया में कहीं नजर आएगा। ठीक है, यूक्रेन रूस के साथ लड़ रहा है, लेकिन रूस की वो इस वक्त स्टैंडिंग नहीं है दुनिया में जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की स्टैंड जी। लेकिन ईरान का इस वक्त बिल्कुल जो मुकाबला है वो मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स से। सही सर, अभी जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि अमेरिका या बड़ी मगरबी ताकतें जो हैं वो इस वक्त इसराइल के साथ हैं और ईरान अकेला लड़ रहा है। अगर ये जंग बढ़ती है तो आपके ख्याल में जो मज़ीद बड़ी ताकतें हैं, जैसे चाइना है, रशिया है या कोई और दूसरे इस्लामी ममालिक, अगर हम बात करें, क्या वो ईरान के साथ खड़े होंगे? ईरान कहाँ पे स्टैंड करेगा? क्या वो इस जंग को मज़ीद लंबा खींच सकता है? देखिए, ये बात ये मेरा अपना ख्याल है और ये बात मैं समझता हूँ कि ईरानियों को भी पता है कि वो इस जंग में अकेले होंगे। मैंने आपको बताया कि सिफारती तौर पे, सियासी तौर पे लोग उनकी हिमायत जरूर करेंगे। रशिया अपनी एक जंग में फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ, तो वो किसी दूसरी जंग में फंसना नहीं चाहे। सही, बिल्कुल। चाइना का आपको पता है कि आम तौर पे उनका जो रद्द अमल होता है वो ये होता है कि वो किसी जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू दुनिया में काम करना चाहते हैं, तो वो भी डायरेक्ट इस जंग में शामिल नहीं होंगे। जो खलीजी मुमालिक हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो यकीनन चाहेंगे कि ये जंग रुक जाए, क्योंकि इस जंग से उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान है, तो वो इस जंग को रोकना चाहेंगे, लेकिन सिफारती और सियासी लिहाज से, अस्करी लिहाज से ईरान अकेला खड़ा हुआ है और उसने ये जंग अकेले ही लड़ी। अच्छा सर, यहाँ पे जी आप बात करें।
मैंने आपको बताया ना कि देखें, ईरान का मुकाबला डायरेक्टली इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स से, तो कोई भी ईरान का साथ देके डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट नहीं आना चाहता, अमेरिका के अगेंस्ट नहीं आना चाहता। वो फिर जंग का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। वो फिर एक हो सकता है कि किसी वर्ल्ड वॉर में, तीसरी वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल। तो इसलिए लोग डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इनडायरेक्टली जरूर इन्वॉल्व होंगे, सियासी तौर पे, सफारती तौर पे, इंसानी हमदर्दी के तौर पे, ये सब चीजें जरूर होंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान को जो अस्करी ताकत है वो अकेले ईरान की होगी। अच्छा, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की आप बात कर रहे हैं सर, पाकिस्तान ने भी बयान दिया है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास था उसमें भी पाकिस्तान ने ईरान के साथ खड़े होने की बात की, और कौमी असम्बली के इजलास में भी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बोला कि हम ईरान के साथ हैं। अब आप इस बयान को किस तरह देखेंगे कि पाकिस्तान क्या इनडायरेक्ट ईरान के साथ खड़ा होगा, या जिस तरह जंग में पाकिस्तान ईरान का साथ देगा, आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान के किरदार को? देखिए, पाकिस्तान के लिए ये बड़ा अहम मरहला है, अहम मौका है, इसलिए कि ये जंग बिल्कुल हमारे हमसाये में, ऐसा ही है, और अगर हमारे हमसाये में ये जंग होगी तो उससे हम भी इफेक्ट होंगे, क्योंकि जंग किसी के भी हक में नहीं होती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। देखिए, जिस खित्ते में जंग हो रही है उस खित्ते में खलीज फारस है, और खलीज फारस से दुनिया का 40% तेल जाता है रोजाना, और हमारा 100% तेल सी से आता है, हमारी 90% से ज्यादा ट्रेड सी से आता है। तो अगर आप इमेजिन करें कि खलीज फारस डिस्टर्ब हो जाती तो हमें कितना इफेक्ट होगा, हमारी मईशत को इफेक्ट होगा, हमारी जो जिंदगियां हैं, रोजमर्रा की जिंदगी, उसको इफेक्ट होगा। तो पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फिक्रिया है जी। और हम इसमें जेन्युइनली परेशान हैं और फिक्रमंद हैं, और हमने बिल्कुल सही किया कि हम जिस फोरम को भी हम यूज कर सकते हैं हमें यूज करना चाहिए। बात वही है कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की जंग में शामिल नहीं होता है। आप देखिए कि अभी हमारा और इंडिया का मुकाबला था, सबने सियासी सिफारती कोशिशें की, लेकिन कोई मुल्क डायरेक्टली हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ या इंडिया के साथ खड़ा हुआ, इसलिए कि दो मुल्कों की जब जंग हो रही होती तो तीसरा मुल्क खामखी किसी के साथ नहीं आ जाता है। ये दुनिया में आप और भी जगह पे देख सकते हैं। यूक्रेन की अगर आप मिसाल लेते हैं तो यूक्रेन के साथ यूरोप इसलिए खड़ा हुआ है कि यूरोप ये समझता है कि ये जंग यूक्रेन और रशिया की नहीं है, बल्कि ये जंग रशिया और यूरोप की है, तो इसलिए वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। सही। लेकिन यहाँ मामला थोड़े से डिफरेंट है, यहाँ एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम उनके साथ जंग में शामिल तो नहीं हो सकते, लेकिन हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम इस जंग को बढ़ने न दें बल्कि इसको खत्म करें, क्योंकि ये किसी के हक में नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो एक सूरत हाल देखी गई कि इसराइल ने जो 3 महाज खोले, चाहे वो हिजबुल्लाह के खिलाफ, हमास के खिलाफ या ईरान के खिलाफ, जो टॉप लीडरशिप थी उसको निशाना बनाया गया। इसराइल की ये पॉलिसी को आप किस तरह देख रहे हैं, स्ट्रेटजी को, कि टॉप लीडरशिप जो है उसको निशाना बना के जो नीचे वाली लीडरशिप है उसको कमजोर करने की कोशिश की जाए? देखिए, टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने के 2-3 मकासद होते हैं। पहला मकसद तो ये होता है कि एक जो प्लान होता है सारा आपका, वो टॉप लीडरशिप की मर्जी से बनता है, उनके अप्रूवल से बनता है, तो उसमें उनकी इनपुट शामिल होती है, और टॉप लीडर किस तरह से इस प्लान को आगे लेके जाना चाहते हैं ये उसका हिस्सा होता है। तो उनकी अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है। तो जब आप टॉप लीडरशिप को हटा देते हैं तो वो प्लान जो कि एक बना होता है आपके डिफेंस का या ऑफेंस का, वो जाहिर बात है कि इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब नीचे से दूसरा लीडर आएगा तो उसकी एक समझबूझ डिफरेंट होगी, जो पुराना लीडर था उसकी डिफरेंट होगी। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब आप टॉप लीडरशिप को उड़ा देते हैं, उनको मार देते हैं, तो मोराल का बड़ा इफेक्ट होता है। पूरी फौज में बड़ा मोराल का इफेक्ट होता है कि जी हमारा तो टॉप लीडर ही चला गया, हमारा तो टॉप लीडर ही सेफ नहीं है। तो हम ये दुश्मन अपनी ताकत दिखाता है बिल्कुल कि जी मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं आपकी टॉप लीडरशिप को उड़ा सकता हूँ, तो मैं नीचे भी लीडरशिप को उड़ा सकता हूँ। तो एक इसका मकसद ये होता है। फिर ये एक तरह से हजीमत और खिफत की बात है किसी मुल्क के लिए कि उसकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप को इतनी आसानी से निशाना बना ले। तो इसीलिए आप देखिए कि हम अक्सर ये कहते हैं कि जी ये जो हमारे टॉप लीडर्स हैं
इनके साथ इतना प्रोटोकॉल क्यों होता है, इनकी इतनी हिफाजत क्यों होती है। ये जरूरी होती है क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आपकी किसी टॉप लीडर को कुछ जरा से भी आंच आ जाए तो वो पूरे मुल्क की इज्जत पे आंच आ जाती है और पूरे मुल्क के लिए एक बड़ी खिफत का सामना, पूरे मुल्क को एक खिफत का सामना करना पड़ता है। तो ये इन चीजों का बेसिकली ख्याल रखना चाहिए। और ये जो इसराइल की स्ट्रेटेजी ये इसीलिए है कि उनका जो टोटल प्लान है, उनका जो टोटल फौज है उसको क्रिपल कर दिया जाए, उसका जो सिस्टम है उसको क्रिपल कर दिया जाए, ताकि क्योंकि टॉप लीडरशिप को उन्होंने रिमूव कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता से जनूबी एशिया तक जंग का ही मंजरनामा है। मई वॉर में शिकस्त के बावजूद भारत का जंगी जुनून अरूज पर है। गुज़श्ता दिनों भारतीय फ़ज़ाइया की जंगी मशकें और 30,000 करोड़ रुपए मालियत के क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की डील काफ़ी अहम है। भारत मकामी स्टेल्थ 5 लड़ाका तैयारा भी तैयार कर रहा है, जबकि इंडियन तेजस फाइटर्स को इसराइली टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान इंडिया की जंगी तैयारियों और खौफनाक अज़ाइम से कतई गाफिल नहीं है। इसी सिलसिले में 8 जून को हुकूमत ने चीन से न सिर्फ J-35 स्टेल्थ तैयारों के सौदे का ऐलान किया, बल्कि J-500 एवॉक्स तैयारों और एयर डिफेंस HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात भी की। 2026 की पहली शशमाही में J-35A की पहली खेप आने पर पाकिस्तान 7 रुकनी स्टेल्थ फाइटर्स क्लब में शामिल हो जाएगा। जदीद तरीन लड़ाका तैयारे की PAF में शमूलियत पाकिस्तान को भारत पर फ़ज़ाई बर्तरी को मज़ीद इस्तेहकाम बख्शेगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हुकूमत पाकिस्तान ने एक ट्वीट के जरिए J-35A खरीदने का ऐलान किया, लेकिन चीन की तरफ से कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया। इस सिलसिले में अहम दिफाई सौदे की असल हकीकत क्या है? देखिए, इसके ऊपर अभी पाक फ़िज़ाइया की तरफ से भी फॉर्मली कुछ नहीं आया। ये सोशल मीडिया पे चल रही है और ऐसी डील्स जो है ना बहुत पब्लिक नहीं की जाती। और खासतौर पे पाक फ़िज़ाइया ने अभी हिंदुस्तान को जिस तरह का जवाब दिया है, जाहिर है अभी ऐसी डील्स जो हैं और इस तरह का जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती। तो ऑफिशियली हमें नहीं कुछ पता, लेकिन हम जाहिर है तवक्कुह करते हैं कि चीन ने हमारे साथ पहले भी बहुत ताउन किया है। J-10C के वक्त भी, J-17 थंडर की प्रोडक्शन के वक्त भी, PL-15 मिसाइल के वक्त भी, रेडार्स के देते हुए भी, HQ-9B जो हमें मिला है वो भी सारा। तो एज एंड व्हेन ये हमें पाक फ़िज़ाइया मुनासिब समझेगी वो जरूर हासिल इंशाल्लाह करने में कामयाब होगी। अच्छा सर, J-35A स्टेल्थ फाइटर किन खसूसियात का हामिल होगा और ये फ़ज़ाई जंग की रिवायती केमिस्ट्री पर किस हद तक असरअंदाज होगा? ये बहुत ज्यादा असरअंदाज होगा क्योंकि स्टेल्थ जहाज जो होता है वो बुनियादी तौर पर नजर नहीं आता रेडार पर, और जब रेडार पर नजर नहीं आता तो उसको दुश्मन का जहाज भी नहीं देख सकता, और जो जमीन पर दुश्मन के जहाज के डिटेक्ट करने के रेडार लगे होते हैं उनको भी नजर नहीं आता। और ये नजर क्यों नहीं आता, उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसके अंदर ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जो बुनियादी तौर पर जो रेस होती हैं या जो शुआएं जमीनी रेडार या जहाज का, दुश्मन का जहाज रेडार ट्रांसमिट करता है इस जहाज की तरफ, ये जब डिटेक्शन इस तरह होती है कि जब वो शुआएं वापस जाकर उस पेरेंट जहाज को या जमीन वाले रेडार को जब वापस सिग्नल बैक करती हैं तो उससे लोकेशन का अंदाजा होता है। अगर ये उन रेज को वापस ना जाने दे, जैसे कि इस जहाज में फीचर्स ऐसे होते हैं या मटीरियल ऐसा यूज होता है, वो डिफ्लेक्ट कर देता है उन रेज को, यानी जो पेरेंट होता है रेडार उस तरह वापस नहीं जाता। और दूसरा, या उसमें पेंट ऐसा स्पेशल इस्तेमाल होता है जो रेज का एब्जॉर्ब करता है उन रेडिएशंस को, तो उसकी वजह से उसको नजर नहीं, यानी दुश्मन के रेडार को या जमीनी रेडार को पता नहीं लगता है कि वहां जहाज है। अगर कोई जहाज नजर नहीं आएगा तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वो अपने प्लान में बड़ी कामयाबी से अपना मिशन मुकम्मल कर सकता है बगैर ज्यादा रेजिस्टेंस के, क्योंकि जब तक दुश्मन को फिजिकली खबर होगी कि जहाज आया हुआ है, इस एरिया में है या इस एरिया में हमें हमलावर हो रहा है, उस वक्त तक वो ज्यादातर काम अपना काम कर चुका होगा या डैमेज या बॉम्ब गिरा चुका होगा। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दुनिया में। सिर्फ इस वक्त जो एस्टेब्लिश्ड है वो 3 बड़े मुल्क हैं जिनके पास है। अमेरिका है जिसके पास F-35 है और F-22 रैप्टर, ये 2 अमेरिका के जहाज है। SU-57 जो है वो रशिया बना चुका है, और जो चाइना है वो इस वक्त J-20 और J-35 ये 2 जहाज चाइना बना चुका है। और ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, तकरीबन आज से कोई 15 साल पहले ये शुरू हुई थी ज्यादातर टेक्नोलॉजी, और सबसे पहले अमेरिका ने हासिल किया, उसके बाद चाइना और उसके बाद रशिया ने भी ऑलमोस्ट 2020 में SU-57 जो जहाज है वो इंडक्ट किया है। और जैसे मैंने कहा कि वेल्स बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है, इसलिए
ये न सिर्फ कारआमद है बल्कि ये पुराने सारे जो वॉर फाइटिंग स्ट्रैटेजीज या टैक्टिक्स हैं उनको बदल के रख देगी, क्योंकि जब जहाज नजर नहीं आएगा तो उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा और जाहिर है उसको इंटरसेप्ट कैसे करेंगे। ये नई मुश्किलात पैदा कर देगा डिफेंस नेटवर्क के अंदर। ऑल्दो बहुत सारे मुल्क इस बात पर अब लग गए हैं और जो ये डिफेंस मैकेनिज्म बना रहे हैं वो ये डिटेक्ट करना चाहते हैं किसी तरीके से इसको डिटेक्ट किया जाए। और जाहिर है जब एक तरफ छुपाने के लिए काम हो रहा है, दूसरी तरफ उसको एक्सपोज करने के लिए या उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी काम हो रहा है। तो बहुत सारे मुल्क इस वक्त इस पर भी काम कर रहे हैं कि किस तरह इसका काउंटर वही तैयार किया जाए। जी, भारत के जंगी जुनून का मुकाबला पाकिस्तान अपनी जामे और मजबूत फिजाई ताकत से करेगा। फिजाई बालादस्ती के लिए स्टेल्थ 5 तैयारों की अहमियत क्या होगी? जैसे मैंने कहा कि जिस मुल्क के पास भी या जिस एयरफोर्स के पास ये रडार होगा उसको बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। जैसे पाक फिजाइया ने पहले ही JF-17 थंडर, J-10C, PL-15 मिसाइल और इस तरह के डिफेंस नेटवर्क जितने इंडक्ट किए हैं चाइना से लेकर, उसको बड़ी कामयाबी से डिप्लॉय किया। और जॉइंट ऑपरेशन में आपने नोट किया होगा, आपने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कैरी आउट किए हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक जहाज नहीं होता, यदि उसके पीछे पूरा नेटवर्क होता है। जैमर्स होते हैं, टू रिफ्यूलर्स होते हैं, सैटेलाइट की पिक्चर होती है, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। ये जब सारी चीजें इंटीग्रेट होती हैं तो आपकी कामयाबी के चांसेस मिशन में बहुत बढ़ जाते हैं। और पाक फिजाइया ने इसी तरह कामयाबी में दुश्मन को जो मुंह तोड़ जवाब दिया था वो, जैसे मैंने कहा, इंटीग्रेशन का होता है। अगर उसके अंदर ये स्टेल्थ एलिमेंट भी ऐड हो जाए, यानी आपके पास एक ऐसा फ्लीट हो या ऐसे कंपोनेंट हो या उस जहाजों का जो अटैक करने जा रहे हैं या दुश्मन के बॉर्डर्स की तरफ जा रहे हैं उसमें कोई स्टेल्थ जहाज भी शामिल हो, तो दुश्मन के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज हो जाएगा। जिसका मतलब है उसके पास कोई तोड़ ही नहीं होगा उनको डिटेक्ट करने का, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक शॉक इफेक्ट हो सकता है, उसको बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन की जा सकती है उन जहाजों से। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि इन जहाजों की स्पीड भी बहुत ज्यादा है और इनमें वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी भी जहाज के बैली के अंदर होती है, क्योंकि वेपन्स बाहर लगाए नहीं जा सकते, क्योंकि वो फिर रडार की ट्रांसमिशन वापस भेज देंगे। तो वेपन्स भी और फ्यूल टैंक्स भी, ये दोनों जहाज के इंटरनल इनसाइड ही होते हैं। दैट में बाहर से ये फ्लैट होगा, जिस तरह आम फाइटर जहाजों को या बॉम्बर जहाजों को आप देखते हैं जिसके नीचे मिसाइल लगे होते हैं, उनके नीचे बॉम्ब लगे होते हैं, उसमें ये बिल्कुल क्लीन होता है बैली और हर तरफ से। एक तो रेडार शुआएं वापस नहीं भेजता, जो रेडिएशन वापस नहीं भेजता, और दूसरा जाहिर है मैंने जैसे कहा कि उसके जो एक्सटेंडेड जितने कंपोनेंट होंगे वो खतरे का पहले वार्निंग दे सकते हैं। तो ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत सारे मुल्क अभी भी शामिल हैं इस रेस में। तुर्की कोशिश कर रहा है, जापान और इटली और फ्रांस, बहुत सारे मुल्क ये रेस में लगे हुए हैं कि ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली जाए और इस तरह के जहाज बनाए जाए। लेकिन इसके लिए बहुत रिसर्च चाहिए होती है और जाहिर है बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत फाइनेंसिंग चाहिए होती है। अच्छा सर, J-35A की पहली खेप पाकिस्तान को 2026 में मिलने वाली है। दूसरी जानिब अगर इंडिया आज अमरीकी F-35A का सौदा तय करता है तो डिलीवरी में 7 साल लगेंगे, और अगर आज इंडियन स्टेल्थ बनाना शुरू किया जाए तो 2040 में पहला तैयारा सामने आएगा। इस तनाजुर में J-35 की टाइमलाइन कुछ गैर यकीनी लगती है। इतनी जल्दी डिलीवरी कैसे मुमकिन होगी? जी, ये सारी, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि ये सारी स्पेकुलेशन है। अभी फॉर्मल ना तो पाक फिजाइया ने कोई ऐसा ऐलान किया 2026 का, और ना ही चाइना की हुकूमत ने या जो जहाज बनाने वाली कंपनी है उसने ये ऐलान किया, ऐसा नहीं है। ये ज्यादातर सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि इस तरह 2026 में आ जाएगा। लेकिन एक बात में मैं कमेंट कर सकता हूँ, इंडिया ने भी शुरू किया अपना M का जहाज बनाना, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। वो जाहिर है अभी बनाना शुरू कर रहे हैं और जिसके अंदर अब उन्होंने रियलाइज किया कि हम आउटसोर्स भी करेंगे। लेकिन उनका जो तेजस जहाज है, जो पिछला जहाज उन्होंने बनाया था, उसका रिकॉर्ड और उसकी जो ट्रैक है वो बहुत खराब है। वो इस तरह है कि 1985 में सबसे पहले हिंदुस्तान ने कंसीव किया था कि उसने अपना एक जहाज बनाना है, तेजस, जो उनका लोकल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होना था, जो बना हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA के नाम से। वो उसने 1985 में सोचा था और आज 40 साल हो गए हैं, सिर्फ उसके बाद 2 स्क्वाड्रन हैं इंडिया के पास तेजस जहाज के। और उन 40 में से भी कोई भी इस जंग में हिस्सा नहीं ले सका था क्योंकि उस काबिल ही नहीं था। उन्होंने श्रीलंका के बॉर्डर के पास एक एयरबेस है सलून, वहां पर डिप्लॉय किए हुए थे। तो इसके ट्रैक को देखते हुए या सबका जो परफॉर्मेंस है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की हिंदुस्तान की देखते हुए, मेरा नहीं ख्याल कि इवन 15 साल में भी शायद इंडिया अपना स्टेल्थ जहाज बना सकेगा, जिसका आप बात कर रही हैं, जिसका M का उनकी हुकूमत ने उसूली तौर पर अप्रूवल दे दिया है, क्योंकि बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। कमिंग बैक टू F-35, जो आपने कहा कि अमेरिका से लेने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान, तो अमेरिका से शायद इसी स्टेज पर अमेरिका मान जाए। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने, जो मेरे पास डाटा है, वो उन्होंने कैलकुलेट किया है
कि उसको मेंटेन करना बहुत महंगा है। उन्होंने हिसाब लगाया है कि ऑलमोस्ट एक F-35 का जो एक मिशन है वो तकरीबन इंडियन 30 लाख रुपए में उनको पड़ता है, जो एक मिशन ट्रेनिंग सॉर्टी होगी या कोई ऑपरेशन सॉर्टी होगी। तो इंडिया इस वक्त रिलक्टेंट इसी वजह से, इसीलिए वो अपना जहाज बनाना चाहते हैं कि शायद वो इकोनोमाइज कर ले और सेविंग कर ले फ्यूल की और उसकी मेंटेनेंस वगैरह को कम कर सके। तो अभी ये बहुत जल्दी है इस पे कहना कि ये कब पाकिस्तान में इंडक्ट होगा, कब इंडिया खुद बना सकेगा या अमेरिका उसको F-35 दे देगा या कब दे देगा, क्योंकि अभी पिछली एस्केलेशन से हमने सबक काफी सीखे हैं। जाहिर है हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ तो जाहिर है वो तो चाहते हैं जितनी जल्दी उनके पास आ जाए जहाज, लेकिन इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी आया नहीं करती, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बहुत टाइम लगता है, उसको अबूर हासिल करना करता है। और आपने देखा है पाक फिजाइया ने 3.25 साल में जेट एंड सी जहाजों पर ना सिर्फ अबूर हासिल किया बल्कि 6 के 6 टारगेट्स को मार गिराया हिंदुस्तान में। दूसरी तरफ उनके पास 5-5.25 साल हो गए हैं जो राफेल आए थे और अभी भी वो विक्टिम ही बने हैं, लेकिन इनको शूटिंग नहीं कर सके अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।